नमस्कार मित्रों, देसाई ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस हिस्ट्री का 9th और लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है हेरिटेज मैनेजमेंट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तब आपको तुरंत पता लगे। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी शेयर किया है। अगर आप मेरे दूसरे वीडियो क्लिप्स देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक भी शेयर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। 9th चैप्टर, हेरिटेज मैनेजमेंट। द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड ऑल the history books that are available today are the results of the diligent work of several historians। देखिए, आज हमारे पास जो भी इतिहास के सोर्सेस है, जहाँ पर जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है भूतकाल के बारे में, इतिहास के बारे में, और जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं जो आज अवेलेबल है, वो कई सारे लोगों का, कई सारे इतिहासकारों का, कई सारे संस्थाओं का, कई सारे विद्वानों का परिश्रम का फल है, उनकी मेहनत का फल है। Institutes like libraries, museum and archives conserve and preserve this precious historical heritage। देखिए, संस्थाएं जैसे लाइब्रेरीज होती है, ग्रंथालय होते हैं, म्यूजियम्स होते हैं, संग्रहालय, आर्काइव्स होते हैं, तो ये जो संस्थाएं होती है, यहाँ पर ये सारे ऐतिहासिक वस्तुएं और पुस्तकें, कागजात वगैरह वहाँ पर कंजर्व और प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, संरक्षित करके रखे जाते हैं। They choose important specimens from the heritage collection and exhibit them। उनमें से जो भी ऐतिहासिक दृष्टया बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, जो भी कागजात है वगैरह, उनका कलेक्शन किया जाता है ऐतिहासिक, और वो उनको प्रदर्शनी में रखा जाता है, म्यूजियम्स में रखा जाता है लोगों को देखने के लिए। They also publish research journals, informative pamphlets, leaflets, posters etc। वो क्या करते हैं, उन वस्तुओं के बारे में जो भी उन्होंने रिसर्च करके, स्टडी करके जो भी इंफॉर्मेशन निकाली है, उसके बारे में मीडिया में पैम्फलेट्स पब्लिश किए जाते हैं, लीफलेट्स पब्लिश किए जाते हैं, पोस्टर्स पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है। द डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स विच आर नॉट एग्जिबिटेड बट हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट आर स्टोर्ड इन द म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स आफ्टर कंप्लीटिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट्स। जो भी ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो भी ऐतिहासिक कागजात है, जो भी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं जो प्रदर्शनी में नहीं रखी जाती लेकिन ऐसे ऐतिहासिक दृष्टया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वैसी वस्तुएं म्यूजियम्स में और आर्काइव्स में पूरी उनको सारी कंजर्वेशन, उनको संरक्षण की ट्रीटमेंट, उनकी आयु बढ़ाने के लिए जो भी ट्रीटमेंट दी जानी पड़ती है वो देकर उन्हें प्रिजर्व किया जाता है केयरफुली। Those documents and artifacts are made available to researchers as and whenever necessary। वो जो डॉक्यूमेंट्स है, वो जो कागजात है, वो जो वस्तुएं हैं, वो जो ऐतिहासिक रिसर्चर्स होते हैं, जो ऐतिहासिक स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जब भी उनको आवश्यकता हो तब उन्हें अवेलेबल करवा के दी जाती है। लाइब्रेरीज कॉन्जर्व, प्रिजर्व एंड मैनेज द बुक्स। लाइब्रेरीज क्या करती है, ग्रंथालय क्या करते हैं, तो पुस्तकें जो होती है उनको ठीक तरीके से मैनेज करती है, उनको संरक्षित करती है, उनका दीर्घकालीन उनका संरक्षण करती है और प्रिजर्व करती है उन्हें। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। ईच स्टेप लाइक कलेक्टिंग द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, क्रिएटिंग देयर रिकॉर्ड्स एंड इंडेक्सेस, एग्जिबिटिंग manuscripts, old books and artifacts after completing necessary treatments requires very careful handling and management। देखिए, जो भी इतिहास के सोर्सेस है, मतलब जहाँ से हमें इतिहास के बारे में ज्ञान मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उनके पूरे रिकॉर्ड्स बनाना, उनकी इंडेक्सेस बनाना। इंडेक्सेस मतलब उनकी अनुक्रमणिका बनाना। जैसे बुक की इंडेक्स होती है, बुक के इंडेक्स में क्या लिखा जाता है, कौन से चैप्टर्स कहाँ पर है, ये पता करने के लिए इजीली पेज नंबर्स और चैप्टर्स के नाम लिखे जाते हैं। वैसे ही इंडेक्सेस, इन इंडेक्स में क्या लिखा जाता है, तो कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, कौन से डिपार्टमेंट में रखी है, कौन से रूम में रखी है, कौन से रैक में रखी है वगैरह। फिर उसके बाद एग्जिबिटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप होने से पहले जो बड़ी बड़ी पुस्तकें होती थी वो हाथों से लिखी जाती थी, तो उन्हें बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। मराठी में या हिंदी में उसे बोलते हैं हस्तलिखित।
तो उन हस्तलिखितों का प्रदर्शन करना। ओल्ड बुक्स एंड आर्टिफैक्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट रिक्वायर्स अ वेरी केयरफुल हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट। तो इन सभी चीज़ों को बहुत ही ट्रेन लोग लगते हैं, उनको बहुत स्किल्ड लोग लगते हैं, जिनको काफ़ी ज्ञान हो वो वस्तुएं कैसे हैंडल करनी है, उनका कैसे प्रिजर्वेशन करना है, उसका ज्ञान होना आवश्यक होता है। इट नीड्स पीपल विद स्पेसिफिक स्किल्स, उसके लिए काफ़ी स्किल्स लगते हैं। ओनली ट्रेन पर्सन्स हु आर ड्यूली क्वालिफाइड कैन टेक अप दीज टास्क। जो भी व्यक्ति बहुत ही ट्रेंड है और उसके लिए क्वालिफाइड है, वो ऐसे काम लेने के लिए, करने के लिए वो सक्षम होते हैं। फर्स्ट, ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री मतलब मौखिक स्रोत, इतिहास के मौखिक स्रोत। मतलब मौखिक स्रोत मतलब क्या? ऐसे सोर्सेस जो मुंह के द्वारा ट्रांसफर हो रहे। मतलब जैसे देखिए, हमारे देश में, भारत में पुराने समय में जो भी ज्ञान हुआ करता था, वेद लीजिए, उपनिषद लीजिए, जो भी हुआ करते थे वो पहले पुस्तकों के रूप में लिखे नहीं जाते थे, प्रिंट नहीं करवाए जाते थे, या फिर मैन्युस्क्रिप्ट भी नहीं बनवाई जाती थी। तो वो पाठांतर के जरिए पाठ किए जाते थे और वो याद किए जाते थे, और वो याद करने के बाद गुरु अपने शिष्य को वो पूरा याद करवा कर लेता था, और शिष्य बाद में बड़े होने के बाद वो अपने शिष्य को सिखाते थे। इस जरिए अपने मुंह के द्वारा वो बोलकर ट्रांसफर करते थे। इसे बोलते हैं ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो कलेक्टिंग एंड कंपाइलिंग ऑफ फोक सॉन्ग्स एंड फोक टेल्स, इसमें क्या आता है मेनली? फोक सॉन्ग्स मतलब लोकगीते, जैसे पोवाड़े है, ठीक है, भारूड है, कई सारे पोवाड़े शिवाजी महाराज के इतिहास के बारे में पता चलता है हमें पोवाड़ों के जरिए। फोक टेल्स है, लोक कथाएं हैं, कई सारे कथाएं होती है लोगों में प्रचलित। तो वो सारी कलेक्ट करना, ठीक से अरेंज करना, और क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द कंपाइल्ड मटेरियल। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन वो प्राप्त की गई है, हमने कलेक्ट की है, उसको ठीक से उसका क्लासिफाई करना। मतलब कौन से चीज़ के बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रही है, उसका एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना, मतलब उसमें क्या अर्थ छुपा हुआ है, क्या मतलब निकाला जा सकता है, उसका सही मतलब क्या निकाला जा सकता है, तो वो सब कुछ निकालना। पब्लिशिंग द रिजल्ट्स ऑफ रिस्पेक्टिव रिसर्च, ये सब करने के बाद जो भी रिसर्च किया गया है उसका रिजल्ट पब्लिश करना, मीडिया में प्रदर्शित करना। नेसेसरी ट्रेनिंग, फर्स्ट सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। उसके लिए क्या ट्रेनिंग की आवश्यकता है, कौन से कौशल्य होने चाहिए? तो पहला है सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। सोशियोलॉजी मतलब समाज शास्त्र। तो किसी एक कालखंड में, इतिहास में, ऐतिहासिक काल में समाज की व्यवस्था कैसी होती थी, वो उसका ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे शिवकालीन इतिहास, शिवकालीन समाज की रचना क्या थी, शिवाजी महाराज के जमाने में क्या इतिहास समाज की रचना थी। और एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव वंश शास्त्र। इसका अर्थ है कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे होता गया। जैसे पहले एप्स थे, बाद में वो धीरे धीरे निएंडरथल मैन, क्रोमैनॉन मैन वगैरह होकर फिर होमो सैपियन बन गए। ये जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, उसके वो इवोल्यूशन होते दौरान उन्होंने क्या क्या प्रोग्रेस दिखाई, उन्होंने कौन से नई चीजें बनाई, किन किन चीजों का इन्वेंशन किया, किन किन चीजों की डिस्कवरी की, ये कैसे विकास होता गया मानव का, ये सब आता है एंथ्रोपोलॉजी में। सेकेंड है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी मतलब समाज की मानसिकता, समाज का मानस शास्त्र। इसका मतलब है उस समय के समाज में, किसी पर्टिकुलर काल के समय के समाज में, उस समय की लोगों की मानसिकता क्या थी, उस समय की प्रचलित परंपराएं क्या थी। फिर है थर्ड, माइथोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स। माइथोलॉजी मतलब ऐसी कथाएं जिनका कंफर्म पता ना हो, जिनके बारे में पक्का पता ना हो कि ये एक्चुअल में इतिहास में घट चुकी है या फिर नहीं घट चुकी है, या मतलब एक्चुअल में घटी हुई है या फिर काल्पनिक कथा है, ऐसा जिनके बारे में पता ना हो उन्हें बोलते हैं माइथोलॉजी। एंड लिंग्विस्टिक्स मतलब भाषा शास्त्र। कोई पर्टिकुलर भाषा है, समझिए मराठी भाषा है, तो मराठी भाषा का इतिहास कैसा है, 11वीं शताब्दी की मराठी भाषा कैसी थी, 12वीं शताब्दी की संत ज्ञानेश्वर जी के
दौरान कैसी मराठी भाषा थी। अगर आप ज्ञानेश्वरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा उस समय की मराठी अलग थी, बाद में शिवाजी महाराज के ज़माने की मराठी कैसी थी। ये जो मराठी भाषा का जो कौन सी भी भाषा का जो भी इवोल्यूशन होता गया, जो भी फ्लो में विकास होता गया, वो उसकी स्टडी करना, कौन सी भी भाषा कैसी डेवलप होती गई उसका स्टडी करना, उसे बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स, भाषा शास्त्र। फोर्थ है लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चौथा है लाइब्रेरी साइंस, मतलब लाइब्रेरी को मैनेज किया कैसे जाता है, मैनेज वगैरह। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर का ज्ञान होना तो बहुत आवश्यक है। फिफ्थ है हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। हिस्ट्री मतलब इतिहास का ज्ञान होना आवश्यक है, और ऐतिहासिक रिसर्च कैसे किया जाता है, संशोधन कैसे किया जाता है, अनुसंधान कैसे किया जाता है। सिक्स्थ है राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स। छठी बात है जो ट्रेनिंग में आवश्यक है वो है रिसर्च के रिपोर्ट्स लिखना और आर्टिकल्स लिखना। सेकेंड, रिटर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। देखिए लिखित स्रोत इतिहास के कौन से हैं, मतलब लिखित सोर्सेस कौन से हैं, रिटर्न सोर्सेस। Collecting coins and copper plates with inscription on them, documents like official records, personal correspondence and diaries, historical books, old books, manuscripts, pictures, photographs, etc. इसमें क्या क्या आता है देखिए, कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, उस समय का जो चलन होता है प्राचीन काल का, तो उस समय के इस पर उस समय की भाषा में वो लिखा हुआ होगा, उसकी वैल्यू। उसके बाद वो कौन से मटेरियल से बना है, कॉपर से बना है, गोल्ड से बना है, सिल्वर से बना है, कौन से राजा के काल में बना है, उसका नाम होगा उस पर। तो ये सब उससे हमें पता चल सकता है। कॉपर प्लेट्स विद इंस्क्रिप्शन मतलब ताम्रपट बोलते हैं उसे। उस कॉपर प्लेट्स पर कार्विंग करके लिखा जाता था पहले के ज़माने में, जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी रिकॉर्ड्स थे वगैरह, तो वो ये रिटर्न सोर्सेस में आता है। डॉक्यूमेंट्स लाइक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, जो भी दस्तावेज है वो। पर्सनल करस्पॉन्डेंस, वैयक्तिक पत्र व्यवहार, मतलब अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी को कोई पत्र लिखा हो 1961 में, तो वो अगर हमारे पास है तो उस समय की परिस्थिति क्या है वो हम अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने दूसरे राजाओं को क्या पत्र लिखे, या उनके सूबेदारों को या प्रधानमंत्रियों को क्या पत्र लिखे, उनसे हम उस समय की परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। या फिर डायरीज, जो पर्सनल डायरीज होती है, जो बड़े बड़े लोग होकर गए हैं इतिहास में, उनकी डायरीज। फिर हिस्टोरिकल बुक्स, ऐतिहासिक पुस्तकें, ओल्ड बुक्स, पुरानी पुस्तकें, मैन्युस्क्रिप्ट्स, हस्तलिखित, पिक्चर्स, पुराने चित्र, फोटोग्राफ्स, छायाचित्र एटसेट्रा। Completing necessary mechanical and chemical processes of cleaning for the conservation and preservation of collected documents। जो भी हमारे पास जो भी पुरानी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण वस्तु हमें मिली है कहीं पर भी, तो उसको क्लीन करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं किसी भी अवस्था में हो सकती है। फिर उसको कई सारे ट्रीटमेंट्स देकर, केमिकल प्रोसेसेस करके उस पर उसकी आयु बढ़ानी पड़ती है, वो लंबे समय तक अच्छी रहनी चाहिए, इसकी केयर करनी पड़ती है। तो उसको बोलते हैं कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, ये करना पड़ता है। असर्टनिंग द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, जो भी इतिहासकालीन वस्तु हमें मिली है, जो भी कागजात मिला है, उसकी कीमत डिसाइड करना, उसकी कीमत क्या हुई होगी उस समय और अभी उसकी कीमत क्या हो सकती है, उसका मूल्य क्या हो सकता है, ये डिसाइड करना। एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, जो भी उसमें से महत्वपूर्ण कागजात है वो पब्लिश करना, या फिर मतलब प्रदर्शनी में रखना, म्यूजियम्स में वगैरह। पब्लिशिंग एडिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसर्च रिपोर्ट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है और रिसर्च करके हमने ऊपर उसकी रिपोर्ट्स बनाई है, उनका प्रकाशित करना, उनका। नेसेसरी ट्रेनिंग, फर्स्ट है नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट्स लाइक ब्राह्मी, मोडी, पर्शियन एंड देयर डेवलपमेंट। देखिए क्या क्या ट्रेनिंग इसमें आवश्यकता है, देखिए किन चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कुछ इतिहासकालीन स्क्रिप्ट्स का, लिपियाँ, जैसे हमारी मराठी भाषा या हिंदी भाषा है जिसकी लिपि है देवनागरी लिपि, जो क ख ग घ हम लिखते हैं वो है देवनागरी लिपि, लिपि का नाम है देवनागरी। तो ऐसी देवनागरी से पहले देवनागरी जिस लिपि से बनी वो है ब्राह्मी लिपि, पुरातन काल की लिपि है। तो सम्राट अशोक के कार्यकाल में वगैरह ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था, उससे भी पहले ब्राह्मी लिपि में हमारा सारा जो इतिहास है वो लिखा गया है। फिर है मोडी,
ये है मोडी, मोदी नहीं है। मोडी स्क्रिप्ट जो है वो मराठी भाषा की प्राचीन लिपि है। मतलब 1960 में महाराष्ट्र राज्य की स्थापना होने के बाद मराठी लैंग्वेज की ऑफिशियल स्क्रिप्ट जो है वो देवनागरी की गई। उससे पहले स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले मराठी भाषा जो थी वो मोडी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। मोडी स्क्रिप्ट जो है वो शिवाजी महाराज के कार्यकाल में भी मराठी भाषा जो थी वो मोडी स्क्रिप्ट में ही लिखी जाती थी। अगर आपको ये सीखना चाहते हैं तो कई सारे ऐप्स है प्ले स्टोर में, आप टाइप कर सकते हैं लर्न मोडी स्क्रिप्ट, आप इंटरेस्टेड हो तो सीख सकते हैं और मैं आपको इनकरेज करता हूं सीखने के लिए। फिर है पर्शियन स्क्रिप्ट, मतलब जो उर्दू भाषा की जो स्क्रिप्ट है उल्टी लिखी जाती है वो, एंड देयर डेवलपमेंट, वो ये स्क्रिप्ट्स का नॉलेज होना आवश्यक है, उनको पढ़ते आना चाहिए और उनकी डेवलपमेंट कैसे होते गई वो भी पता होना चाहिए। सेकंड है बेसिक नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिशंस, समाज की संरचना कैसी थी उस समय की पर्टिकुलर, उस समय की परंपराएं कैसी थी, लिटरेचर एंड कल्चर, उस समय का साहित्य कैसा था, उस समय की संस्कृति कैसी थी। फिर डायनास्टीज, मतलब उस समय के घराने, राजघराने कौन से राज करते थे, कौन से काल में कौन से राजघराने ने काल किया, उनके वंशज कौन से थे, उसका सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स मतलब प्रशासकीय रचना, मतलब देखिए जो शासन चलाया जाता है, सरकार चलती है, वो काम करने के लिए कुछ अधिकारियों को, कुछ ऑफिसर्स को नियुक्त करती है, तो उसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। जैसे कि हमारे रिपब्लिक ऑफ इंडिया में, भारतीय लोकतंत्र में, आज के ज़माने में, आधुनिक भारत में IAS ऑफिसर्स होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं, तहसीलदार होते हैं, तालुका लेवल का काम देखने के लिए, जिला लेवल का काम देखने के लिए कलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। तो ये आज की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। पहले की सम्राट अशोक के कार्यकाल में कैसी सिस्टम थी, शिवाजी महाराज के ज़माने में कैसी सिस्टम थी, जैसे शिवाजी महाराज के ज़माने में आज जो हमारे सरनेम्स है मोस्ट ऑफ द मराठी लोगों के, देशमुख या फिर देशपांडे या फिर कुलकर्णी या फिर शिंदे, या ये जो है सूबेदार, ये जो थे वो शिवाजी महाराज के काल में दिए गए हैं। मोस्ट ऑफ द ये जो थे पद थे, पोस्ट थे, तो उनसे वो सरनेम हमने अपना लिए और वो अभी तक चलते आ रहे हैं। उस समय वो पोस्ट हुआ करती थी, ऑफिशियल पोस्ट ऑफ पास्ट सोसाइटीज। थर्ड, knowledge of various schools and styles of painting and sculptural art and history of their development। देखिए अलग अलग शैली, अलग अलग स्टाइल्स जो है पेंटिंग्स की, हमने पहले के चैप्टर्स में भी देखा हिस्ट्री के, तो उन स्टाइल्स का नॉलेज होना चाहिए। शिल्पकला, स्कल्पचरल आर्ट, मूर्तिकला का भी नॉलेज होना चाहिए और उनकी डेवलपमेंट कैसे होते गई उसका भी नॉलेज होना आवश्यक है। फोर्थ, नॉलेज ऑफ टाइप्स ऑफ पेपर, इंक एंड कलर्स। देखिए पेपर, डॉक्यूमेंट्स की स्टडी कर रहे हैं हम, तो अगर हमें पता करना है कि ये डॉक्यूमेंट किस समय का है, ये जो दस्तावेज हमें मिला है वो किस काल का है, तो हम ये इससे भी पता अनुमान लगा सकते हैं। जैसे वो पेपर किससे बना है, जैसे बाम्बू से बना है, पार्चमेंट पेपर है, या फिर चर्म मतलब चमड़े से बना है, तो उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजी कौन से काल में थी और उससे हम अंदाजा करते हैं कि उस काल का ये डॉक्यूमेंट हो सकता है। या फिर इंक कौन सी यूज की गई है, कलर्स कौन से यूज किए गए हैं वगैरह। फिफ्थ है नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस स्टोन्स एंड मेटल्स यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शंस। जो भी कार्विंग की गई है, शिलालेख वगैरह लिखे जाते हैं, मतलब पत्थर पर लिखा जाता है या फिर मेटल प्लेट्स पर लिखा जाता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुण हमें पता होने चाहिए कि ये स्टोन कौन सा है, बेसाल्ट है या कौन सा है, या मेटल्स जिन पर कार्विंग की गई है, लिखा गया है, तो वो मेटल कौन सा है, कौन सा एलॉय है उसमें, या मिक्स मेटल है कौन सा, ये हमें सब कुछ पता होना चाहिए। सिक्स्थ है नॉलेज ऑफ द इक्विपमेंट एंड केमिकल्स यूज्ड इन वेरियस प्रोसेसेस ऑफ क्लीनिंग, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। इनका भी ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे जो भी हमें ऐतिहासिक वस्तु मिली है उसको क्लीन करने के लिए, उसके केमिकल ट्रीटमेंट करने के लिए, उसका कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन करने के लिए कौन से उपकरण लगते हैं, कौन से इक्विपमेंट्स, कौन से औजार लगते हैं, कौन से साहित्य, कौन सा सामान लगता है, वो हमें पता होना चाहिए।
सेवेंथ है नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशंस इन म्यूजियम्स, गैलरीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अलग अलग जो हमारे पास ऐतिहासिक वस्तुएं हैं उनको एग्जीबिशंस में मतलब प्रदर्शनियों में या फिर म्यूजियम्स में, गैलरीज में कैसे उन्हें प्रदर्शित करना है, उन्हें कैसे रखना है, उनका मैनेजमेंट कैसे रखना है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर का नॉलेज तो आवश्यक ही है। एट्थ है राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स। तो ऐतिहासिक वस्तुएं या ऐतिहासिक कागजात के बारे में उनका रिसर्च करना, उनकी पूरा स्टडी करना और उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट पब्लिश करना, लिखना, मीडिया में वो पब्लिश करना। थर्ड, मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, कलेक्टिंग आर्टिफैक्ट्स, क्लासिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोरिकल डेट एंड टाइप एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस। देखिए थर्ड है मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, मतलब अलग अलग चीजें जो होती है कागजात के अलावा या कागजात के अलावा जो भी वस्तुएं होती है उनका वो भी सोर्सेस है एक तरह की। कलेक्टिंग आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स मतलब मानव निर्मित वस्तुएं, जैसे कुछ बर्तन होते हैं, ठीक है, पुरातन काल के, उनसे भी हमें पता चल सकता है। जैसे हड़प्पा मोहनजोदारो में कई सारे बर्तन पाए गए हैं मिट्टी के, या फिर इवन बटन्स पाए गए हैं, मतलब शर्ट को जो बटन लगाए जाते हैं वो सबसे पहले हड़प्पा में बनाए गए थे, तो वो भी पाए गए हैं। क्लासिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोरिकल डेट, तो वो कौन से काल के हैं, कौन से समय के हैं, उसके अनुसार उनका क्लासिफिकेशन करना, उनके टाइप्स के अनुसार, और उनकी इंडेक्स बनाना मतलब अनुक्रमणिका बनाना। इंडेक्स मतलब कौन सी वस्तु कहां पर रखी है उसका इंफॉर्मेशन भी एक जगह पर होनी चाहिए, ताकि जब भी हमें जिस भी वस्तु निकालनी हो, उसकी स्टडी करनी हो, तो वो वस्तु कहां पर है उसका पता, मतलब उसकी पोजीशन कहां पर है म्यूजियम में, वो हमें पता होना चाहिए, कौन से रैक में है, कौन से रूम में है वगैरह। कंप्लीटिंग नेसेसरी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस फॉर क्लीनिंग फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स है प्राप्त हुए हैं हमें, उनको पूरी केमिकल प्रोसेस क्लीनिंग की, कंजर्वेशन की, प्रिजर्वेशन की, वो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद अरेंजिंग एग्जीबिशंस ऑफ सिलेक्टेड आर्टिफैक्ट्स और देयर रेप्लिकाज। देखिए जो भी हमारे पास ऐतिहासिक वस्तुएं हैं उनका एग्जीबिशन अरेंज करना, मतलब उन्हें प्रदर्शनी में रखना, म्यूजियम्स में रखना। कई बार बहुत सी ऐतिहासिक वस्तुएं बहुत कीमती होती है और वो बहुत नाजुक होती है, तो उनके अलावा उनके जैसी ही डुप्लीकेट वस्तु बनाई जाती है, उनके जैसे दिखने वाली, उनके जितनी साइज और शेप की, तो उन्हें बोलते हैं रेप्लिकास। तो जब वो कीमती होती है कोई वस्तु, तो उसे ओरिजिनल नहीं रखा जाता म्यूजियम्स में, उसकी रेप्लिका रखी जाती है। फिर है राइटिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च आर्टिकल्स अबाउट कलेक्टेड आर्टिफैक्ट्स, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है उसके ऊपर और रिसर्च करके और स्टडी करके उस पर आर्टिकल्स लिखना, वो पब्लिश करना, ठीक है। क्लासिफाइंग फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स मतलब जीवाश्म जिन्हें बोलते हैं। फॉसिल्स मतलब क्या होता है, जब कोई प्लांट या एनिमल बहुत पहले, लाखों साल पहले मर गया, तो वो एनिमल जब मरता है तब उसके ऊपर मिट्टी पड़ती है, तूफान से या बाढ़ से या जो भी हो, जब उसके ऊपर मिट्टी पड़ती है तब ऐसे मिट्टी के लेयर्स उसके ऊपर बनते जाते हैं, और उसके कारण वो मिट्टी के ऊपर एक स्टैम्प बन जाता है उस एनिमल का, एक तरह का प्रिंट हो जाता है। और जब ऊपर से प्रेशर होता है, बढ़ते जाता है, तब वो मिट्टी जो है वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड स्टोन में। तो उस पर वो इम्प्रिंट जो होता है वो परमानेंट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं फॉसिल्स। तो ऐसे फॉसिल प्लांट के और एनिमल के कलेक्ट करना, उन्हें क्लासिफाई करना और उनके इंडेक्सेस बनाना। फिर एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड फॉसिल्स और देयर रेप्लिकास। जो भी सिलेक्टिव फॉसिल्स है उनका एग्जीबिशन करवाना, मतलब प्रदर्शनी करवाना, या फिर उनके रेप्लिका बनवाकर उनका प्रदर्शनी करवाना। नेसेसरी ट्रेनिंग, फर्स्ट बेसिक नॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड थ्योरी, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। देखिए इसमें कौन से स्किल्स की आवश्यकता है। तो पहले तो आर्कियोलॉजिकल मेथड्स की पता होनी चाहिए, मतलब पुरातत्व शास्त्र, आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व शास्त्र। पुरातत्व शास्त्र मतलब पुरानी वस्तुएं अगर जमीन के बीच में गड़ी हुई होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो खोदते समय कैसे भी हम नहीं खोद सकते, उन्हें बहुत ही
नाजुक तरीके से खोदना पड़ता है, तो वो नॉलेज होना चाहिए कैसे खोदना है, एक्सकैवेशन जिसे बोलते हैं, उत्खनन, तो वो खोदना, फिर उनका नाजुक तरीके से कंजर्वेशन करना, प्रिजर्वेशन करना, और हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस, मतलब प्राचीन जो संस्कृतियां हो चुकी है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है, जो भी है, ऐसी पुरातन संस्कृतियों का नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक होता है। सेकेंड है नॉलेज ऑफ द रीजनल सोर्सेज ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, मिनरल्स, मेटल्स एंड क्ले यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जो भी ऐतिहासिक वस्तुएं बनाई गई है, जिस भी रीजन से आती है, वो जिस भी इलाके से आती है, उस इलाके में किस तरह के स्टोन्स पाए जाते हैं, तो अगर वो स्टोन की है तो वो, अगर हमें पता चलता है वो स्टोन की है, तो उस स्टोन का एनालिसिस करके वो स्टोन कहाँ पर पाया जाता है, ये हम स्टडी करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वस्तु वहां से आई होगी, वहां पर बनाई गई होगी। मेटल्स एंड क्लेज, क्ले, मिट्टी कैसी है, उसमें मिट्टी का केमिकल कंपोजिशन क्या है, जैसे अगर साउथ इंडिया की मिट्टी हो, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना की, वहां पर आयरन कंपोनेंट ज्यादा है, लाल मिट्टी होती है वहां की, तो अगर किसी वस्तु में, हमारे ऐतिहासिक वस्तु में अगर आयरन का कंटेंट ज्यादा है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आंध्र प्रदेश से है वस्तु, ठीक है। तो ऐसा हम अंदाजा कर सकते हैं। इसके लिए क्ले का भी कंपोजिशन का नॉलेज होना चाहिए। जो भी वस्तुएं बनाने में जो भी मटेरियल यूज किया गया है, उनका नॉलेज होना आवश्यक होता है। थर्ड है नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट एंड केमिकल्स नेसेसरी फॉर द क्लीनिंग ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड अदर केमिकल प्रोसेसेस। फिर से यही आया कि क्ले, जो भी वस्तुएं हैं ऐतिहासिक, उनका क्लीनिंग कैसे करना है, उनको प्रिजर्व कैसे करना है, उनको केमिकल ट्रीटमेंट देकर उन पर कई सारे केमिकल्स की ट्रीटमेंट देकर उन्हें, उनका आयु, उनकी लाइफ बढ़ाई जाती है, उनका लाइफ स्पैन बढ़ाया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं केमिकल ट्रीटमेंट, उसका भी नॉलेज होना आवश्यक है। फोर्थ, नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल्स ऑफ आर्ट्स एंड देयर डेवलपमेंट। अलग अलग स्टाइल्स के, स्कूल्स मतलब शास्त्र है, स्कूल मतलब स्कूल नहीं जो आप पढ़ने जाते हैं, पाठशाला नहीं होता यहाँ पर, मतलब स्कूल मतलब जो स्टाइल्स है उसे बोलते हैं। जैसे जो हमारा इंडियन म्यूजिक है, उसमें दो मेनली टाइप्स है, एक है नॉर्थ इंडियन स्टाइल को बोलते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत, और साउथ इंडियन को बोलते हैं कार्नेटिक संगीत। तो ये हो गए स्कूल्स बोल सकते हैं इन्हें, ये जो स्टाइल्स है अलग अलग, तो उन्हें बोलते हैं स्कूल्स। तो आर्ट्स की जो स्कूल्स है, उनकी जो अलग अलग स्टाइल्स है, उनकी डेवलपमेंट कैसे हुई, उसका नॉलेज भी होना चाहिए। फिफ्थ है नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ मेकिंग रेप्लिकाज, मॉडल्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड फॉसिल्स। जो भी हमें ऐतिहासिक वस्तुएं मिली है, जो भी फॉसिल्स मिली है, वो कई बार नाजुक होते हैं या बहुत कीमती होते हैं, वो चुराए जाने का भी खतरा होता है। तो इसके लिए ओरिजिनल जो है वो सुरक्षित रखी जाती है, और उसी के जैसी दिखने वाली, उसी के जैसे अपीयर होने वाली डुप्लीकेट वस्तु बनाई जाती है, उसे बोलते हैं रेप्लिका। ऐसी वस्तुएं बनाने का नॉलेज भी होना चाहिए। सिक्स्थ है नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशंस इन म्यूजियम्स, गैलरीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, अलग अलग म्यूजियम्स में, वस्तु संग्रहालयों में या फिर गैलरीज में, प्रदर्शनियों में ये प्रदर्शित करने का नॉलेज होना चाहिए, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हेल्प, मतलब कंप्यूटर की सहायता लेनी भी आनी चाहिए। सेवेंथ है राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स। तो देखिए बार बार यही आ रहे पॉइंट्स, तो आप ये याद कर सकते हैं। तो रिसर्च रिपोर्ट्स लिखना, आर्टिकल्स लिखना और वो पब्लिश करना। सम फेमस म्यूजियम्स, देखिए विश्व भर में कुछ बहुत ही प्रसिद्ध संग्रहालय है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Museums were created to organize and manage the antiquities collected by members of royal and elite families of medieval Europe। देखिए म्यूजियम्स जो कॉन्सेप्ट है, संग्रहालय, वो मतलब ऐसी किन्होंने बनाई थी, जो रॉयल फैमिलीज थी, एलिट फैमिलीज थी, मतलब जो राजघराने थे यूरोप के, और जो प्रतिष्ठित घराने थे, मतलब जमींदार थे उस समय के वगैरह। तो वो जो लोग थे, उन्हें जो दूसरे अधिकारियों से, उन दूसरे राजाओं से जो भी वस्तुएं मिलती थी, कीमती वस्तुएं, वो एक जगह पर वो जमा करके रखते थे। तो वो एंटिक्विटीज मतलब कीमती वस्तुएं, तो वो जमा करके रखने के लिए म्यूजियम्स बनाए जाते थे मध्ययुगीन यूरोप में। लॉवियर म्यूजियम फ्रांस, ये फ्रांस के पेरिस में लॉवियर म्यूजियम नाम का म्यूजियम है। द लॉवियर म्यूजियम इन फ्रांस पेरिस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द 18th century CE
एंटिक्विटीज कलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली वेर एग्जिबिटेड इन द लॉवियर म्यूजियम। देखिए फ्रांस के राजघराने द्वारा जो भी कीमती वस्तुएं हैं उनके द्वारा वो वहां पर कलेक्ट की गई थी, वहां पर जमा की गई थी। इट इंक्लूडेड द मच एक्लेम्ड पेंटिंग ऑफ मोनालिसा बाय लियोनार्डो डा विंसी, द वर्ल्ड रिनोन आर्टिस्ट। देखिए ये जो मोनालिसा की पेंटिंग है बहुत प्रसिद्ध है, जो लियोनार्डो डा विंसी ने बनाई है, तो वो वहां पर रखी हुई है लॉवियर म्यूजियम में। तो ही वर्क अंडर द पैट्रोनेज ऑफ फ्रांसिस फर्स्ट, द किंग ऑफ फ्रांस इन द 16th सेंचुरी। तो 16वीं शताब्दी में फ्रांस का जो राजा था फ्रांसिस पहला, उसके आश्रय में मतलब पैट्रोनेज में, मतलब उसने उस राजा ने लियोनार्डो डा विंसी को पैसे देकर रखा था ऐसे कुछ कलाकृतियों की निर्मित करने के लिए। The collection in the Louvre Museum increased to a great extent because of the antiquities brought back by Napoleon Bonaparte from his conquest. जब नेपोलियन बोनापार्ट राज कर रहा था फ्रांस पर, तब उन्होंने जब दूसरे देशों पर आक्रमण किया, वहां से कई सारी कीमती वस्तुएं लाई, तो इसमें लॉवियर म्यूजियम में वो भी रखी गई है और वहां पर काफी नेपोलियन के काल में म्यूजियम में काफी कलेक्शन बढ़ गया। Presently, the museum contains more than 3,80,000 artifacts. 3,80,000 के आसपास वस्तुएं उस म्यूजियम में रखी गई है अभी। ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड। द ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द 18th century CE। 18वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। सर हंस स्लोआन, a natural scientist, handed over about 71,000 objects in his collection to the King of England, George II। इंग्लैंड का जो राजा था उस समय का 18वीं शताब्दी में, जॉर्ज दूसरा, उसको सर हंस स्लोअन नाम के एक नेचुरल साइंटिस्ट ने 71,000 वस्तुएं उसे डोनेट की राजा को, और इट इंक्लूडेड सेवरल बुक्स, पिक्चर्स, स्पेसिमेंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स, हर्बेरियम एटसेट्रा। देखिए इसमें क्या क्या था, कई सारी पुस्तकें थी, कई सारे चित्र थे, कई सारे प्राचीन अलग अलग जगहों के प्लांट्स जो थे उसको प्रिजर्व करके रखा गया था। और प्लांट्स के म्यूजियम को बोलते हैं हर्बेरियम। हर्ब मतलब प्लांट। लेटर द कलेक्शन वाज एक्सपांडेड बाय एडिशन ऑफ वेरियस आर्ट ऑब्जेक्ट्स एंड एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स कलेक्टेड बाय द ब्रिटिश पीपल फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनीज। तो बाद में ब्रिटिशों का जहां जहां पर राज था, जैसे भारत पर था, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने ब्रिटिश कॉलोनीज में से उनका राज जहां जहां पर था दुनिया में, वहां पर जो भी कीमती वस्तुएं हैं वो लूट कर अपने म्यूजियम में रख दी। जैसे भारत की बहुत सी वस्तुएं वहां पर है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार है, छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन है, वो वस्तुएं वो वहां पर रखी है, उन्होंने लूट कर रखी है। Presently, the museum collection comprises about 80 lakh objects। 80 लाख वस्तुएं हैं वहां पर, मतलब इतना लूटा है उन्होंने पूरे दुनिया से, तो वो प्राउडली दिखाते हैं कि हम कितने बड़े लुटेरे हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। दिस म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री मैनेज्ड बाय द स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1846 C। 1846 में ये स्थापित किया गया। इट हाउसेस मोर देन 12 crore, दैट इज 120 million स्पेसिमेंस ऑफ फॉसिल्स एंड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मिनरल्स, रॉक्स, ह्यूमन फॉसिल्स एंड आर्टिफैक्ट्स। इसमें 12 करोड़ वस्तुएं हैं, जिसमें फॉसिल्स आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, मिनरल्स आते हैं, कई सारे रॉक्स आते हैं, रॉक्स मतलब प्रेशियस रॉक्स भी आते हैं, जैसे डायमंड भी एक तरह का रॉक ही है, क्रिस्टलाइन। तो ह्यूमन फॉसिल्स भी है, इंसान के फॉसिल्स है, मनुष्य के, और आर्टिफैक्ट्स भी है, मानव निर्मित वस्तुएं हैं। म्यूजियम्स इन इंडिया, देखिए ये नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का पिक्चर है अमेरिकन। म्यूजियम्स इन इंडिया, भारत के संग्रहालय। द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया, इंडियन म्यूजियम, वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कोलकाता इन 1814 C। 1814 में भारत का पहला म्यूजियम स्थापित किया गया, जिसका नाम था इंडियन म्यूजियम, जो कोलकाता में स्थापित किया गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा। द सेकेंड म्यूजियम इन इंडिया, गवर्नमेंट म्यूजियम, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन चेन्नई इन 1851 C। 1851 में भारत का दूसरा म्यूजियम चेन्नई में स्थापित किया गया, जिसका नाम था गवर्नमेंट म्यूजियम। द नेशनल म्यूजियम वॉज एस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली इन 1949। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भारत
शासन द्वारा नेशनल म्यूजियम की स्थापना की गई दिल्ली में, जिसका 2-3 वर्ष पहले आग में काफी नुकसान हुआ है अनफॉर्चुनेटली। प्रेजेंटली देयर आर सेवरल म्यूजियम्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो भारत के अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग कई सारे संग्रहालय है। यूजुअली द बिग म्यूजियम्स हैव देयर ओन आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज। जो भी बड़े बड़े म्यूजियम्स होते हैं उनके अपने अपने आर्काइव्स भी होती है, मतलब कागजात रखने की जगह, और लाइब्रेरीज भी होती है, मतलब पुस्तकें, मतलब उस म्यूजियम में जो भी वस्तुएं हैं ऐतिहासिक उनकी इंफॉर्मेशन देने वाली पुस्तकें भी रखी जाती है उन लाइब्रेरीज में। सम म्यूजियम्स आर एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटीज। कुछ म्यूजियम्स जो होते हैं बड़े बड़े, जो वो यूनिवर्सिटीज से भी जुड़े हुए होते हैं, विद्यापीठ जिन्हें बोलते हैं, विश्वविद्यालयों से भी जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे जो म्यूजियम्स होते हैं वो अपने यूनिवर्सिटीज द्वारा कई सारे कोर्सेस भी करवाते हैं स्टूडेंट्स को। सच म्यूजियम्स ऑल्सो ऑफर कोर्सेस इन म्यूजियोलॉजी। म्यूजियोलॉजी मतलब संग्रहालय शास्त्र। म्यूजियम को मैनेज करने के लिए क्या क्या सीखना पड़ता है उसका भी कोर्स करवाया जाता है ऐसे म्यूजियम्स द्वारा। देखिए, यू वुड लाइक टू नो दिस फेमस म्यूजियम्स इन इंडिया। भारत के कुछ प्रसिद्ध संग्रहालय। The following are some of the famous museums in India. Indian Museum कोलकाता, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई, सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद, द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स अहमदाबाद। ये काफी महत्वपूर्ण फेमस संग्रहालय है हमारे देश के। आप चाहे तो उस जगह पर जाएंगे तो जरूर देखिए, इंटरेस्ट लेकर देखिए। फॉलोइंग आर some of the well-known institutes and universities which offer degree and diploma courses in museology. तो हमारे देश के कुछ यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूट्स है जो डिग्री और डिप्लोमा का कोर्स करवाते हैं म्यूजियोलॉजी में। उनके नाम क्या है ये याद रखने हैं आपको। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल में आ सकता है। तो फर्स्ट है नेशनल म्यूजियम दिल्ली, सेकेंड है महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात, थर्ड है कोलकाता यूनिवर्सिटी कोलकाता, फोर्थ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, फिफ्थ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, सिक्स्थ है जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। तो ये याद रखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। In 1904 CE, some influential residents of Mumbai decided to establish a museum to commemorate the visit of Prince of Wales to India. देखिए 1904 में जब हमारे ऊपर ब्रिटिशों का राज था, तब 1905 में डिसाइड, मतलब प्रिंस ऑफ वेल्स मतलब ब्रिटिश के युवराज, ब्रिटेन के युवराज आने वाले थे हमारे देश में। तो उनके सम्मान में मुंबई के कुछ निवासियों ने ये डिसाइड किया कि एक म्यूजियम बनाया जाए। In the month of November of 1905 CE, the foundation was laid of the museum building. तो 1905 में नवंबर में म्यूजियम की फाउंडेशन की गई बिल्डिंग के। It was decided that the name of the museum would be Prince of Wales Museum of Western India. तो पश्चिम भारत का वेल्स के युवराज का म्यूजियम संग्रहालय, ऐसा नाम रखा गया, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया। It was renamed, ब्रिटिश तो चले गए लेकिन हमने वही नाम रखा 1998 तक। फिर बाद में 1998 में हमें नींद से जाग आई और इट वॉज रीनेम्ड एज, हमारे महाराज से नाम रखा गया छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय इन 1998 CE। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय ये है उसकी बिल्डिंग वास्तु। द बिल्डिंग ऑफ द म्यूजियम इज बिल्ट इन इंडो गॉथिक स्टाइल। तो बिल्डिंग की जो शैली है, जो स्टाइल है बिल्डिंग स्टाइल, वो है इंडो गॉथिक स्टाइल। गॉथिक स्टाइल, गॉथिक जो है मतलब नॉर्थ यूरोपियन स्टाइल, जो ब्रिटिश बिल्डिंग्स होती है उसकी भी स्टाइल है इसमें, और इंडो मतलब इंडियन और ब्रिटिश स्टाइल का कॉम्बिनेशन है इस बिल्डिंग में। इट हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ग्रेड 1 हेरिटेज बिल्डिंग इन मुंबई। तो इसे काफी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारत का दर्जा दिया गया है, ऐतिहासिक वास्तु का दर्जा दिया गया है मुंबई की। The museum houses about 50,000 antiquities divided into 3 categories: arts, archaeology and natural history. तो म्यूजियम में नियरली 50,000 वस्तुएं हैं कीमती मूल्यवान, और वो 3 कैटेगरीज के हैं मेनली, कला क्षेत्र से, आर्ट से, आर्कियोलॉजी पुरातत्व क्षेत्र से है, और नेचुरल हिस्ट्री मतलब प्लांट्स एनिमल्स के फॉसिल्स वगैरह। लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। देखिए लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स, इसमें क्या आता है? लाइब्रेरीज आर द स्टोर हाउसेस ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। देखिए जो भी लाइब्रेरी होती है, जो भी ग्रंथालय होता है, उसमें कई सारी पुस्तकें होती है और उन पुस्तकों में बहुत ज्यादा ज्ञान होता है।
तो उनकी मदद से हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। लाइब्रेरी साइंस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू मैनेजमेंट साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो लाइब्रेरी साइंस जो होता है, मतलब लाइब्रेरी का मैनेजमेंट का जो विज्ञान होता है, उसमें क्या क्या आता है? मैनेजमेंट साइंस आता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, प्रबंधन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का भी नॉलेज होना चाहिए। लाइब्रेरीज परफॉर्म वेरियस टास्क लाइक कलेक्टिंग बुक्स, arranging them systematically, conservation and preservation of those books, dissemination of information sources etc. तो लाइब्रेरीज क्या क्या काम करती है, ग्रंथालय के जो लोग होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं? जैसे अलग अलग पुस्तकें कलेक्ट करना, जमा करना, उनको ठीक तरीके से व्यवस्थित रीत्या उन्हें अरेंज करना, फिर उनका कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन करना, उनकी लाइफ स्पैन बढ़ाना उन्हें केमिकल ट्रीटमेंट देकर, फिर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है उनका प्रसार करना, डिसेमिनेशन मतलब प्रसार करना, स्प्रेड करना नॉलेज को, ये काम है। मेनी ऑफ दीज टास्क आर कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। तो आजकल तो बहुत से काम इसमें से कंप्यूटर की मदद से कंप्लीट किए जाते हैं। टू मेक अ बुक अवेलेबल टू अ रीडर एज पर हिज रिक्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। देखिए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट किसी भी लाइब्रेरी का, किसी भी ग्रंथालय का ये प्रथम कर्तव्य है कि जो भी ज्ञान प्राप्ति के लिए वहां पर आता है उसे जो पुस्तक चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए इजीली। The Royal Library of Ashurbanipal, 7th century BCE, the Assyrian Emperor in Mesopotamia, मतलब आज का जो इराक और सीरिया रीजन है, इराक सीरिया रीजन, उस रीजन के जो असीरियन एम्परर थे, असीरियन राजघराना का जो राजा था अशुरबनिपाल, बिफोर कॉमन एरा, मतलब ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में जो शाही लाइब्रेरी थी उसकी, वो लाइब्रेरी है। पुरातन काल के कुछ लाइब्रेरीज बताए गए हैं यहाँ पर। उसके बाद द लाइब्रेरी एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी 5th century BCE to 5th century CE, मतलब तक्षशिला जो भारत की यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जहां से जो चाणक्य है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, वहां पर शिक्षा उन्होंने हासिल की थी तक्षशिला में। तो तक्षशिला की जो यूनिवर्सिटी थी, जो विश्वविद्यालय था तक्षशिला का, वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी CE तक था, मतलब 1000 वर्षों तक वो यूनिवर्सिटी चलती रही और बहुत से विषय सिखाए जाते थे। वहां पर कई सारी पुस्तकें थी, वहां पर लाइब्रेरी थी बहुत बड़ी। लेकिन जब अरब आक्रमणकारी आए हमारे देश में, तब वो उन्होंने पूरी गिरा दी, उन पुस्तकों को पूरा जला दिया, पूरा नुकसान कर दिया उसका। एंड द लाइब्रेरी इन अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट, और अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में जो लाइब्रेरी है 4th century BCE में, आर सपोज टू बी द अर्लीस्ट लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। तो ये कुछ प्राचीन काल की लाइब्रेरीज है। द सरस्वती, देखिए जो हमारे आक्रमणकारी थे, मतलब अरब आक्रमणकारी वगैरह, उन्होंने तो पूरा हमारा जो नॉलेज था, जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वहां पर जो पुस्तकें थी वो पूरी जला दी, उसका पूरा नुकसान कर दिया। उन्होंने नॉलेज का कभी रिस्पेक्ट नहीं किया। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो तो जलाने के बाद ऐसा कहते हैं कि वो 6 महीने तक जलती रही, इतनी सारी पुस्तकें थी। मतलब इमेजिन कीजिए कितना सारा ज्ञान हमारा नष्ट हो गया उसमें। तो जो अरब आक्रमणकारी थे उन्होंने तो ज्ञान का कभी रिस्पेक्ट नहीं किया, उन्होंने पूरा नष्ट कर दिया। और जो ब्रिटिश आक्रमणकारी थे हमारे देश के ऊपर राज करने वाले, उन्होंने हमारे देश के जो ज्ञान था वो पूरा चुरा के लेकर वो अपने देश में चले गए। द सरस्वती महल ग्रंथालय इन Tanjavur, Tamil Nadu was built in 17th century during the times of Nayak dynasty। तो तंजावर तमिलनाडु में एक लाइब्रेरी बनाई गई, सरस्वती महल ग्रंथालय। देखिए, ग्रंथालय, लाइब्रेरी तो पुस्तकों का ठिकान होता है, जगह होती है, मतलब सरस्वती रहती है वहां पर। तो तंजावर में वो लाइब्रेरी बनाई गई 16वीं 17वीं शताब्दी में, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नायक डायनेस्टी, नायक राजघराने का जब राज था वहां पर वो बनाई गई। इन द 1675 CE वेंकोजी राजे भोसले कॉन्कर्ड तंजावर एंड एस्टेब्लिश हिज इंडिपेंडेंट रूल। तो ये जो वेंकोजी राजे भोसले है वो हमारे ही शिवाजी महाराज के वंशज थे और उन्होंने बाद में तंजावर को जीतकर वहां पर राज्य स्थापित किया, लेकिन वो लाइब्रेरी नष्ट नहीं की। देखिए, भारतीयों ने हमेशा ज्ञान का आदर किया है,
हम ज्ञान को सरस्वती माता समझते हैं, देवी मानते हैं। वेंकोजी राजे भोसले एंड हिज सक्सेसर्स केप्ट एक्सपांडिंग सरस्वती महल ग्रंथालय। वेंकोजी राजे भोसले और उनके जो वंशज थे उन्होंने सरस्वती महल ग्रंथालय को वो बढ़ाते गए। सरफोजी राजे भोसले कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन दिस एक्सपांशन। उनके जो वंशज थे एक सरफोजी राजे भोसले, उन्होंने इस ग्रंथालय में काफी बहुत कंट्रीब्यूट किया एक्सपांशन में। इन 1918 द लाइब्रेरी वाज रीनेम्ड एज द तंजावर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी इन हिज ऑनर। तो उनके सम्मान में 1918 में तंजावर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी ऐसा उसका नामांतरण किया गया। देयर आर सेवरल नोटवर्दी लाइब्रेरीज इन इंडिया। कुछ बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज भारत की, फॉर इंस्टेंस नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, ये भी याद रखना है आपको सभी नाम, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी दिल्ली, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद, लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी एंड डेविड ससून लाइब्रेरी मुंबई एटसेट्रा। तो ये सारी महत्वपूर्ण लाइब्रेरीज है बड़ी बड़ी हमारे देश की। फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू द मैनेजमेंट ऑफ आर्काइव्स इज अकिन टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट। देखिए आर्काइव्स मतलब कागजात जहां पर रखे जाते हैं, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जहां पर रखे जाते हैं उसे बोलते हैं आर्काइव्स। तो देखिए एक तरह से आर्काइव्स का मैनेजमेंट और लाइब्रेरी का मैनेजमेंट एक जैसा ही होगा, क्योंकि दोनों पर कागजात का मैनेजमेंट करना है। Preserving documents with important content in their original condition, preparing indexes and creating accurate systems of retrieval of documents are the important tasks in the management of archives। देखिए आर्काइव्स में क्या होता है, जो भी महत्वपूर्ण कागजात है, जो भी दस्तावेज है, उन्हें ठीक तरीके से प्रिजर्व करना, लंबे समय तक उनकी आयु बढ़ाना, उसके बाद उन्हें ओरिजिनल कंडीशन उनकी रहनी चाहिए, जो भी ओरिजिनल कंडीशन है उसकी उसी कंडीशन में रहने चाहिए, उनकी इंडेक्सेस बनाना, उनकी अनुक्रमणिका बनाना, कहाँ पर कौन से है वो पोजीशन लिख के रखना, क्रिएटिंग एक्यूरेट सिस्टम्स ऑफ रिट्रीवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो फिर से दोबारा अगर जांचने हैं तो कहाँ पर रखे हैं वो पूरी इंफॉर्मेशन रखना, ये सारे काम आर्काइव्स के मैनेजमेंट में आता है। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द वेब आर्काइव्स आर सपोज टू बी वेरी रिलायबल। जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी कागजात आर्काइव्स में होते हैं, पाए जाते हैं, वो पूरे भरोसेमंद होते हैं, वो पूरे विश्वासार्ह होते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हमें उससे ओरिजिनल इतिहास हमें पता चलता है। Because of the heavy dependency on the computerized systems, information technology has become an inevitable part of the management of libraries and archives। देखिए आजकल तो कंप्यूटर के बिना कुछ हो नहीं सकता, तो आईटी का नॉलेज भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है मैनेजमेंट में लाइब्रेरीज और आर्काइव्स के। The first official archives of India, the Imperial Record Department, was established in 1891 CE in Kolkata। देखिए पहला जो ऑफिशियल आर्काइव है, सरकारी आर्काइव शासकीय, वो जो है वो कोलकाता में स्थापित किया गया 1891 में, जिसका नाम था इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया गया था। उस समय ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कोलकाता थी। इट वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली इन 1911। बाद में जब दिल्ली को राजधानी शिफ्ट की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, तब वो आर्काइव भी दिल्ली को शिफ्ट किया गया। इन 1998 CE द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल KR नारायणन ओपन द आर्काइव्स फॉर पब्लिक। तो 1998 में उस समय के राष्ट्रपति आदरणीय KR नारायणन, उन्होंने आर्काइव्स जो थी हमारी, उसको आम लोगों के लिए, नागरिकों के लिए खुला कर दिया। इट इज a department under the jurisdiction of the Ministry of Culture of the Indian Government। तो ये जो आर्काइव है वो हमारे भारत शासन के, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, उसके अधिकारों में आता है। The documents have been preserved here in a chronological order from 1748। इस आर्काइव में जो डॉक्यूमेंट्स है वो 1748 से जो भी हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो उसमें रखे गए हैं। उस समय जो भी हम पर राज कर रहे थे उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब सीक्वेंस में, मतलब 1748 के बाद 49, 50, 1750, 1751 वगैरह से लेकर आज तक के पूरे। इट इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स इन इंग्लिश, अरेबिक, हिंदी, पर्शियन, संस्कृत एंड उर्दू लैंग्वेजेस। तो इसमें देखिए
नेचुरली उस हमारी सरकार बदलती गई, हमारे देश में शासन बदलता गया, शासकीय भाषा बदलती गई, ऑफिशियल लैंग्वेजेस बदलती गई। ब्रिटिश काल में इंग्लिश थी तो ब्रिटिश काल के जो है वो इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स है। अरबों का जब राज था तब अरेबिक लैंग्वेज थी। हिंदी में भी है कुछ, पर्शियन में भी है जब फारसी लोगों का राज था, मुगल्स का वगैरह, संस्कृत में भी है और उर्दू लैंग्वेज में भी है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स इन मोडी स्क्रिप्ट, जो शिवाजी महाराज के काल के है वो मोडी स्क्रिप्ट में है, जैसे कि मैंने बताया। These records are classified into 4 categories: पब्लिक रिकॉर्ड्स, ओरिएंटल स्टडीज, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड प्राइवेट रिकॉर्ड्स। देखिए ये जो सारे रिकॉर्ड्स है उस आर्काइव्स में रखे गए वो मुख्यतः 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। जैसे पब्लिक रिकॉर्ड्स मतलब सार्वजनिक जो होते हैं रिकॉर्ड्स, जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने कुछ ऑर्डर दिया कि यहाँ पर इतना कर्जा माफ किया किसानों का, तो ये पब्लिक के लिए ओपन है, तो वो जो है वो पब्लिक रिकॉर्ड्स में आता है। ओरिएंटल स्टडीज मतलब जो विशेष इतिहास को, एक ऐतिहासिक विषय को लेकर स्टडी की गई है उसे बोलते हैं। फिर है मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो हमारे ऐतिहासिक पौराणिक जो भी हस्तलिखित है वो सारे हमारे शास्त्र पुराण वगैरह। फिर प्राइवेट रिकॉर्ड्स, जो भी प्राइवेट रिकॉर्ड्स है मतलब लोगों के पर्सनल, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ उनके रिलेटिव्स को कुछ लेटर्स लिखे हो वगैरह। तो गवर्नमेंट्स ऑफ एवरी स्टेट इन इंडिया मेंटेन इंडिपेंडेंट आर्काइव्स। हमारे देश में, भारत में हर राज्य का अपना आर्काइव होता है इंडिपेंडेंट, जो शासन द्वारा बनाया जाता है। द आर्काइव्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज ब्रांचेस इन मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद एंड नागपुर। तो महाराष्ट्र के जो आर्काइव्स है उसकी शाखाएं कहाँ पर है? जो शासकीय आर्काइव्स है वहाँ उनकी मुंबई में है, पुणे में है, कोल्हापुर, औरंगाबाद और नागपुर में है। देयर आर अबाउट 5 crore मोडी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू मराठा हिस्ट्री इन द पुणे ब्रांच। तो पुणे की जो शाखा है आर्काइव्स की, महाराष्ट्र शासन की, वहां पर नियरली 5 करोड़ मोडी स्क्रिप्ट में कागजात रखे गए हैं। दीज डॉक्यूमेंट्स आर रेफर टू एज पेशवा दफ्तर। तो शिवाजी महाराज के काल के, पेशवाओं के काल के वो सारे हैं, तो उन्हें पेशवा दफ्तर कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी दिया है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।